सभी दोस्तों को मेरा प्रणाम और जय श्री राम। दोस्तों, लास्ट लेक्चर तक में मैंने आपसे डीसी टू डीसी कन्वर्टर्स के बारे में बात की थी। आज के इस लेक्चर से मैं शुरू कर रहा हूँ एसी टू डीसी कन्वर्टर्स के बारे में डिस्कशन। तो ये लेक्चर नंबर 11 है। लास्ट 10 लेक्चर्स में हमारा डीसी टू डीसी कन्वर्टर्स कवर हो चुका है। तो आज हम थोड़ा सा इसके बारे में इंट्रोडक्टरी पार्ट बचाएंगे, मतलब सिंगल फेज एसी डीसी कन्वर्टर्स के बारे में आपको थोड़ा बेसिक आइडिया दूंगा। उसके बाद मैं सिंगल फेज हाफ वेव अनकंट्रोल रेक्टिफायर की बात भी करूंगा। तो चलिए देख लेते हैं हमारा लेक्चर जो है उसका फ्लो रहेगा। जैसे पहले बेसिक में आपको कन्वर्टर्स के बारे में जानकारी देता हूँ। देखिए, नॉर्मली एक्चुअली जो कन्वर्टर्स है, कन्वर्टर्स नाम से ये मालूम होता है कि कन्वर्टर्स हमेशा एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन कन्वर्टर एक बहुत सिंपल वर्ड है, एक बिल्कुल जनरल वर्ड है। जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में हम जनरली कन्वर्टर्स के अंडर में ही सारी चीजें आती हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि कन्वर्टर्स में कई कैटेगरीज होती है। नंबर वन पे जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एसी टू डीसी कन्वर्टर्स आते हैं। फिर डीसी टू डीसी कन्वर्टर्स हैं। इसी तरह से डीसी से एसी में कन्वर्ट जो करते हैं उनको डीसी एसी कन्वर्टर कहते हैं। उसके बाद आते हैं एसी टू एसी कन्वर्टर्स लाइक वाइज। तो एक एक करके मैं थोड़ा डिस्कशन करता हूँ। तो नंबर वन पे हम बात करेंगे एसी टू डीसी कन्वर्टर की। तो जैसे ब्लॉक डायग्राम से आप समझ सकते हैं, यहाँ पर ये जो आपका रेक्टिफायर भी बोलते हैं जिसको एसी टू डीसी कन्वर्टर को। तो यहाँ पर इनपुट पर एसी पावर दी जाएगी और आउटपुट पे आपको डीसी पावर मिलेगी। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि इसमें एवरेज वैल्यू जो होती है आउटपुट की वो नॉन जीरो होती है। मतलब वी नॉट और आई नॉट इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यूज हैं। सेकंड कैटेगरी है आपकी डीसी टू डीसी कन्वर्टर, जैसे कि हम पिछले लेक्चर्स में आपसे डिस्कशन कर चुके हैं। तो डीसी टू डीसी कन्वर्टर्स में डीसी इनपुट पावर होती है और डीसी ही आउटपुट पावर होती है। यहाँ पर भी एवरेज आउटपुट वोल्टेज जो होता है या एवरेज आउटपुट करंट होती है वो नॉन जीरो वैल्यू होती है। ओके। और ये दो तरीके से यूज होता है, जैसे कि हमने आप लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस किया था। नंबर वन, हम इसको हाई पावर एप्लीकेशन में जैसे कि चॉपर्स में यूज कर सकते हैं, या फिर लो पावर एप्लीकेशन में जैसे एस एम पी एस है या फिर एस एम पी सीज है। तो यहाँ पर ये आपके दो एप्लीकेशन से आ जाते हैं पावर पॉइंट ऑफ व्यू से, हाई पावर या लो पावर में यूज करना। थर्ड कैटेगरी आपकी डीसी टू एसी कन्वर्टर्स की। तो डीसी टू एसी कन्वर्टर्स में हम डीसी पावर इनपुट पर देते हैं और एसी पावर आपको आउटपुट पे मिलती है, तो जिसको हम इन्वर्टर बोलते हैं। ठीक है। और यहाँ पर एवरेज वैल्यू जो होती है आउटपुट की, वो एवरेज वैल्यू आपकी ये जीरो होती है। ओके, यहाँ पर डीसी कंपोनेंट उसका जीरो होता है। और जैसे कि आप देख रहे हैं स्मॉल वी नॉट आई नॉट, ये आपकी कहलाती है इंस्टेंटेनियस वैल्यूज। फोर्थ कैटेगरी है आपकी एसी टू एसी कन्वर्टर्स। ठीक है, इसमें दो कैटेगरीज हैं फर्दर। एक तो एसी वी आर, मतलब एसी वोल्टेज रेगुलेटर्स आते हैं, जहाँ पर एसी पावर जो है एसी पावर में कन्वर्ट होती है। यहाँ पे अगेन एवरेज वैल्यू जीरो होती है। एवरेज का मतलब है डीसी कंपोनेंट, आउटपुट में डीसी कंपोनेंट जीरो होता है। और ये वेरिएबल वोल्टेज और फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी पर आपके काम करते हैं जो एसी वी आर होते हैं। सेकंड कैटेगरी है इसमें साइक्लो कन्वर्टर्स की। अगेन साइक्लो कन्वर्टर्स आर एसी टू एसी कन्वर्टर्स, बट हियर वी आर ऑपरेटिंग दीज कन्वर्टर्स विद वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ऑल्सो, मतलब वेरिएबल वोल्टेज के साथ साथ वेरिएबल फ्रीक्वेंसी पर ये कन्वर्टर्स काम करते हैं। इसके अलावा दो कैटेगरीज और हैं दोस्तों, जैसे कि कैटेगरी नंबर 5 है जैसे रेजोनेंट कन्वर्टर जिसको बोलते हैं हम। और ये फर्दर टू कैटेगरीज में डिवाइडेड है। नंबर वन जिसको ZCS बोलते हैं या जीरो करंट स्विचिंग बोलते हैं। ठीक है, या फिर इसको जीरो वोल्टेज स्विचिंग भी आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ दो तरह की कैटेगरी है, जीरो करंट स्विचिंग ZCS एंड ZVS, एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज सॉफ्ट स्विचिंग टेक्निक्स। और इसके अलावा एक जो इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, जो कि एक अलग सब्जेक्ट के रूप में ही पढ़ाया जाता है, जो इलेक्ट्रिक ड्राइव्स में यूज करते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक ड्राइव्स में हम जैसे जैसे आपको आगे बताते जाएंगे अगले यूनिट्स में, तो हम इलेक्ट्रिक ड्राइव में जो कन्वर्टर्स यूज होते हैं उसकी हम ऊपर डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट, अब देखिए, इनको कन्वर्टर्स को आगे डिस्कशन करने से पहले थोड़ा सा ये समझने की बात है। जैसे कि आप कोई भी कन्वर्टर ले लें, जैसे मैंने आपको बताया, तो सभी कन्वर्टर्स में जो आपकी वेवफॉर्म्स होती हैं बेसिकली उनकी एनालिसिस जरूरी है। तो वेवफॉर्म का मतलब होता है आपकी वेवफॉर्म या तो एसी हो सकती है या फिर डीसी हो सकती है। तो जैसे कि देखिए मैं आपको बताऊं, यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एसी वेवफॉर्म है। ये आप जैसे यहाँ देख रहे हैं, ये प्योर साइन वेव दिखाई गई है आपको। अब जब हम पावर इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्टर से अब वेवफॉर्म को कन्वर्ट करते हैं, जैसे एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं, तो ऑब्वियसली पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कन्वर्टर जो होते हैं हमारे, वो स्विचेस होते हैं। ओके, जो स्विच होते हैं, तो जब भी हम स्विचेस का यूज करते हैं तो वहां पर क्या होती है, वेवफॉर्म डिस्टॉर्ट हो जाती है। तो फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रेड से जो वेवफॉर्म बनी हुई है आपकी रेक्टेंगुलर वेवफॉर्म है, तो ये भी एसी है, बट यहाँ पर हार्मोनिक्स आ गए हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं आपको फूरियर एनालिसिस में बता देता हूँ कि किसी वेवफॉर्म की फूरियर एनालिसिस करते समय आपको ध्यान रखना पड़ता है कि आपकी वेवफॉर्म किस तरीके की है। तो अभी मैं जस्ट शॉर्ट में डिस्कस कर रहा हूँ। तो फॉर एग्जांपल यहाँ रेक्टेंगुलर वेव है, तो इसका अगर आप वेवफॉर्म का इक्वेशन लिखें,
ठीक है। तो एक्स टी मतलब वाई एक्सेस पर एक्स टी, इट कुड बी वोल्टेज और करंट, और विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा टी। एक्स एक्सेस पर ये आपकी एंगल है, ओमेगा टी है, जो कि रेडियन में वैल्यू मेजर कर रहे हैं। तो एक्स टी की वैल्यू होगी सिग्मा वन एन इज इक्वल टू 135 ब्रैकेट 4x अपॉन एन पाई साइन ऑफ एन ओमेगा टी। ओके, तो ये आपकी इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन के आधार पर अगर आप इसकी आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करेंगे दोस्तों, तो आरएमएस वैल्यू निकालने के लिए आपको एक्स आर स्क्वायर, जो मैंने देखिए लिखा हुआ है, एक्स आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वन स्क्वायर प्लस एक्स थ्री स्क्वायर प्लस एक्स फाइव स्क्वायर प्लस एक्स सेवन अप टू सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पर सारे ऑड हार्मोनिक्स प्रेजेंट है किसमें, ये जो रेक्टेंगुलर वेव आप देख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये x1 केवल फंडामेंटल कंपोनेंट है जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं, और उसके अलावा जितने भी कंपोनेंट्स हैं जिनको मैंने देखिए एक ये अलग से मैं जिसको सर्किल कर रहा हूँ, ये आपका हार्मोनिक्स है। ओके, तो दीज आर द हार्मोनिक, ये हार्मोनिक्स है, मींस दीज आर अनवांटेड कंपोनेंट्स। ठीक है, तो ये अनवांटेड कंपोनेंट्स है। अब इन अनवांटेड कंपोनेंट्स को कैसे एनालिसिस करना है उसको देख लेते हैं। तो ये हार्मोनिक्स, जैसे मैंने आपको बताया एक्स एच, इसको मैंने लिखा है हार्मोनिक्स कंपोनेंट, जो कि ऑड कंपोनेंट्स है। तो एक्स एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप इसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे तो क्या होगा, ये एक्स आर स्क्वायर माइनस एक्स वन स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, तो ये कहलाता है हार्मोनिक कंपोनेंट। अब इसमें अगर हम फंडामेंटल कंपोनेंट, जिसको मैंने x1 बोला, ये x1 आपका जो फंडामेंटल कंपोनेंट है, इस x1 से डिवाइड करेंगे तो ये कहलाता है टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन। तो THD इज नथिंग बट XH अपॉन X1। ठीक है, तो ये आपका THD है। अब X1 अपॉन XR अगर आप निकालती है, मतलब फंडामेंटल अपॉन RMS की वैल्यू निकालती है, तो इसको बोलते हैं डिस्टॉर्शन फैक्टर। ओके, तो डिस्टॉर्शन फैक्टर और टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन, ये दो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं जब आप फूरियर एनालिसिस करते हैं किसी भी एसी वेवफॉर्म की। ठीक, तो यहाँ पर THD को हम लिख सकते हैं अंडर रूट एक्स आर अपॉन एक्स वन का होल स्क्वायर माइनस वन। और आप इसको ये भी कह सकते हैं THD इज इक्वल टू अंडर रूट वन अपॉन डिस्टॉर्शन फैक्टर स्क्वायर माइनस वन। तो देखिए आइडियल केस में क्या होना चाहिए, आइडियल केस में हार्मोनिक कंपोनेंट जीरो होना चाहिए, मतलब एक्स एच की वैल्यू जीरो होनी चाहिए, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं। तो उसके आधार पर THD की वैल्यू जीरो हो जाएगी दोस्तों, क्योंकि इस इक्वेशन में अगर आप रखेंगे तो THD की वैल्यू जीरो आ जाएगी, और एक्स आर एक्स वन के बराबर हो जाएगा। इस तरह से आप देख सकते हैं कि डिस्टॉर्शन फैक्टर आपका यूनिटी होता है। तो दोस्तों हमें जब भी किसी एसी वेव की फूरियर एनालिसिस करते हैं तो हमें ये दो कंपोनेंट्स का विशेष ध्यान रखना है, THD शुड बी जीरो एंड DF शुड बी वन फॉर आइडियल केस। ओके, नेक्स्ट, अगर आप इसी तरीके से हम डीसी वेवफॉर्म की एनालिसिस अगर करते हैं, तो डीसी वेवफॉर्म में अब कोई कन्वर्टर है जिसमें आप डीसी को डीसी में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो वहां पर देखिए प्योर डीसी में तो आपकी स्ट्रेट लाइन होगी विद रेस्पेक्ट टू टाइम एक्सिस, दिस इज स्ट्रेट लाइन, जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, प्रैक्टिकली जो वेवफॉर्म्स होती हैं वो इस तरह की दिखती हैं। जैसे आप देख सकते हैं, ये सेकंड जो रेड कलर में वेवफॉर्म दिखाई गई है, ये आपकी फुल वेव रेक्टिफायर की है फॉर एग्जाम्पल। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये पल्सेटिंग कहलाती है, ये कहलाती है पल्सेटिंग डीसी। ओके, तो यहाँ पर क्या है, रिपल्स हैं। जैसे एसी के केस में उनको हार्मोनिक्स बोलते थे, इसी केस में जो डीसी में डीसी वेवफॉर्म में जो एसी कंपोनेंट होता है उसको रिपल के नाम से आप जानते हैं। तो एक्स टी की वैल्यू अगर आप निकालेंगे, इसकी फूरियर एनालिसिस करेंगे, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2x अपॉन पाई प्लस सिग्मा इवन, ये सारे इवन कंपोनेंट्स हैं दोस्तों, और 4x अपॉन पाई इंटू वन माइनस एन स्क्वायर कॉस ऑफ एन ओमेगा टी। दोस्तों मैंने बहुत शॉर्ट में आपको बहुत क्रिस्प वे में ये समझा रहा हूँ, सिंपल इक्वेशंस की मदद से इसको हम समझ सकते हैं। तो एक्स आर की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, जैसे पिछले केस में निकाला था, तो एक्स आर क्या होगा यहाँ पे, एक्स आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स डी सी स्क्वायर। एक्स डी सी स्क्वायर क्या है यहाँ पे, ये देखिए 2x अपॉन बाई, ये डीसी कंपोनेंट है। उसके अलावा जितना भी सिग्मा के अंदर लिखा हुआ है, ये सारे आपके हार्मोनिक्स है। ओके, तो जैसे कि एक्स टू स्क्वायर प्लस एक्स फोर स्क्वायर प्लस एक्स सिक्स स्क्वायर अप टू वन, तो दीज आर द रिपल। तो रिपल फैक्टर आप कैसे निकालेंगे, रिपल फैक्टर आप निकाल सकते हैं एक्स आर स्क्वायर माइनस एक्स डी सी स्क्वायर अंडर रूट डिवाइडेड बाई एक्स डी सी। ठीक है, तो ये आपका रिपल फैक्टर हो जाएगा, जिसको आप अंडर रूट एक्स आर अपॉन एक्स डी सी होल स्क्वायर माइनस वन भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो रिपल फैक्टर इज इक्वल टू अंडर रूट फॉर्म फैक्टर स्क्वायर माइनस वन। तो फॉर्म फैक्टर क्या है यहाँ पर, आरएमएस वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू होता है। अब आइडियल केस की अगर बात करते हैं, तो आइडियल केस में रिपल जीरो होगी, क्योंकि आप देख सकते हैं ये स्ट्रेट डीसी होनी चाहिए। स्ट्रेट डीसी मतलब स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, तो वहां पर ये आपकी जो वेव फॉर्म है, आपकी जो पल्सेटिंग डीसी है, उसमें पल्सेशन खत्म होना चाहिए, मतलब रिपल्स वहां पर नहीं होने चाहिए। तो रिपल वहां पर जीरो होगी, इसलिए एक्स आर की वैल्यू एक्स डीसी के बराबर हो जाएगी। तो फाइनली वी कैन से रिपल फैक्टर इज जीरो फॉर आइडियल केस, फॉर आइडियल डीसी रिपल फैक्टर जीरो एंड ऑल्सो फॉर्म फैक्टर इज इक्वल टू वन। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब देखिए हम एसी से जो डीसी में कन्वर्टर काम करते हैं उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं कि एसी डीसी कन्वर्टर्स के बारे में, और इसमें क्या चीजें हमें जाननी चाहिए। तो जैसा कि आपको मैंने ब्लॉक डायग्राम में पहले भी दिखाया था फर्स्ट स्लाइड में, कि एसी पावर देने पर आपको डीसी पावर मिल रही है, और मुख्य बात यह है कि यहाँ पर एवरेज वैल्यू इसकी नॉन जीरो होती है। ओके, तो वी नॉट एंड आई नॉट बेसिकली दीज आर बेसिकली द एसी वैल्यूज। ओके, एसी
वी नॉट एंड आई नॉट स्मॉल लेटर में लिखी हुई है, तो वी नॉट अपॉन आई नॉट कैपिटल में अगर आप लिखना तो ये कहलाती है एवरेज वैल्यू ऑफ वी नॉट आई नॉट वेव फॉर्म, ठीक। और ये कैपिटल वी एस और आई एस एस जो सब्सक्रिप्ट लगाया है वो आपकी आरएमएस वैल्यूज कहलाती हैं। तो दोस्तों ये नोटेशंस हमने लिखे हैं, आगे आने वाले जो लेक्चर्स हैं उनमें हम इन्हीं नोटेशंस को यूज करेंगे। तो मतलब कहने का है कैपिटल वी नॉट आई नॉट का मतलब एवरेज वैल्यू से लिया गया है, और कैपिटल वी एस आई एस का मतलब यहाँ आरएमएस वैल्यू से लिया गया है। अब देखिए एप्लीकेशंस कुछ यहाँ पर देख लेते हैं। एप्लीकेशंस इसके जो है नंबर वन, ये जो डीसी डी एसी डीसी कन्वर्टर्स जो यूज होते हैं बैटरी चार्जिंग सर्किट्स में यूज होते हैं। नंबर टू, हम इसको स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर्स में भी यूज करते हैं। सिमिलरली वी कैन employ this AC to DC converter in electric tractions। इसी तरीके से HVDC ट्रांसमिशन सर्किट्स में हम यूज कर सकते हैं। इसके अलावा इसके एप्लीकेशन टू प्रोवाइड डीसी पावर टू इन्वर्टर सर्किट्स, एंड ऑल्सो वी कैन यूज दिस इन रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम, ठीक है, सोलर सिस्टम्स वगैरह में जो यूज होते हैं। हम जैसे हमने आपको बताया था बक कन्वर्टर्स, बूस्ट कन्वर्टर्स, वहां पर आप इसको सप्लाई के तौर पर यूज कर सकते हैं। तो दिस इज अबाउट AC DC कन्वर्टर्स एप्लीकेशन। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। अब देखिए रेक्टिफायर्स का क्लासिफिकेशन, जैसे मैंने आपको बताया था एसी टू डीसी कन्वर्टर्स आर आल्सो नोन एज रेक्टिफायर्स। ओके, मतलब जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं उनको रेक्टिफायर्स बोलते हैं। अब इनका क्लासिफिकेशन हम तीन तरीके से करते हैं। पहला क्लासिफिकेशन है इसका अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर्स, नंबर टू फुली कंट्रोल्ड रेक्टिफायर्स, एंड नंबर थ्री हाफ कंट्रोल्ड रेक्टिफायर्स। अब देखिए इसको मैं आगे बताऊंगा, दीज आर आल्सो नोन एज फेज कंट्रोल्ड रेक्टिफायर्स। फेज कंट्रोल रेक्टिफायर्स क्या होता है इसकी आगे हम समझेंगे। तो अभी ये फिलहाल अब ये तीन कैटेगरी हैं मैंने आपको बताई। तो नंबर वन कैटेगरी हमने जैसे कहा कि अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर्स। अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर्स जैसे आपको नाम से मालूम हो रहा है कि वहां पर आउटपुट वोल्टेज जो कि डीसी होने वाला है, तो डीसी वोल्टेज विच इज आउटपुट वोल्टेज विच कैन नॉट बी कंट्रोल्ड, पहली चीज। दूसरी चीज, वी नॉट जो आपका जो आउटपुट वोल्टेज है वो केवल सप्लाई वोल्टेज मतलब इनपुट वोल्टेज पर डिपेंड करता है, ठीक है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये है कि डायोड यहाँ पर यूज किए जाते हैं। डायोड जो होते हैं बेसिकली वो अनकंट्रोल्ड होते हैं, ठीक है। एक बार डायोड को आपने ऑन किया तो वो जब उसमें करंट नेगेटिव हुई तभी जीरो होगा उसका मतलब, तभी वो ओपन सर्किट होगा। तो डायोड्स यहाँ पर यूज करते हैं। तो अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर्स में आप डायोड्स को यूज करते हैं। अब ये जो रेक्टिफायर्स है अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर्स, उनकी दो कैटेगरी है, एक तो सिंगल फेज और दूसरा थ्री फेज है। सिंगल फेज में फिर दो कैटेगरीज आती हैं दोस्तों, ये मैं और आगे डिटेल में डिस्कस करूंगा, जस्ट मैंने यहाँ शॉर्ट में लिखा हुआ है। तो सिंगल फेज रेक्टिफायर्स का जो दो तरह के टाइप्स है, नंबर वन इज कॉल्ड HW मतलब हाफ वेव और फुल वेव। अब फुल वेव में दो कैटेगरीज है, सेंटर टैप और ब्रिज रेक्टिफायर, ये मैं आगे डिटेल में डिस्कस करूंगा, ठीक है। और थ्री फेज में भी इसी तरह से दो कैटेगरीज है, हाफ वेव और फुल वेव। अब फुल वेव में केवल एक ही कैटेगरी है, दिस इज कॉल्ड ब्रिज रेक्टिफायर। ओके, और ये ब्रैकेट में जो रेड कलर से नंबर लिखे हुए ये नंबर ऑफ पल्सेस हैं दोस्तों, ये अभी मैं अभी अगली स्लाइड में आपको जानकारी दूंगा। तो ये आपकी कैटेगरी हो गई अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर्स की। इसी तरीके से देखिए फुली कंट्रोल्ड रेक्टिफायर्स में क्या है, जैसे नाम से मालूम हो रहा है कि यहाँ पर वी नॉट कैन बी कंट्रोल्ड इन फुल रेंज। फुल रेंज का मतलब है, मतलब आप एक पर्टिकुलर रेंज, जैसे इट द रेंज कुड बी माइनस वी नॉट टू जीरो टू प्लस वी नॉट। तो यहाँ पर इस तरीके से आप इस रेंज में इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। और सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट वी नॉट डिपेंड्स ऑन वीएस, पहली चीज। और दूसरी चीज एल्फा, ये एल्फा क्या होता है, डिले एंगल या फायरिंग एंगल कहलाता है, ठीक है। तो अभी हम जैसे आपको बताएंगे यहाँ पर SCR यूज किए जाते हैं। जैसे कि आपने देखा पिछली जो कैटेगरी है आपकी अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर की, उसमें हम डायोड से बनाते हैं, ठीक है। अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर जो है वो डायोड का यूज करके बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो फुली कंट्रोल रेक्टिफायर्स हैं उनको हम SCR की मदद से बनाते हैं। तो SCR जो है कंट्रोल किया जा सकता है, ओके। SCR को गेट पल्स देते हैं तब वहां से वो फायर होता है, ओके। जैसा कि हमने डीसी डीसी कन्वर्टर्स में भी, चॉपर्स में हमने देखा था SCR को, जो कम्यूटेशन वगैरह की जो मैंने आपको जो वीडियोस बनाए थे उसमें कम्यूटेशन में समझाया था कि SCR को किस तरह से कम्यूटेट करते हैं। तो वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, डिले एंगल या एल्फा जिसको बोल रहे हैं उसकी मदद से आप आउटपुट वोल्टेज को कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर इसकी कैटेगरी यहाँ पर भी दो हैं, जैसे सिंगल फेज और थ्री फेज। सिंगल फेज में फर्दर टू कैटेगरीज, हाफ वेव और फुल वेव। फुल वेव में फिर से दो कैटेगरीज हैं, सेंटर टैप्ड और ब्रिज रेक्टिफायर, जिस बिल्कुल सेम टू सेम कैटेगराइजेशन है दोस्तों, जैसा अनकंट्रोल रेक्टिफायर में आपने देखा। इसी तरह थ्री फेज में आप देखेंगे तो थ्री फेज में भी हाफ वेव और फुल वेव की दो कैटेगरी है, तो ओके। तो ये आपकी कैटेगरी हो गई आपकी फुली कंट्रोल रेक्टिफायर की, ओके। तो यहाँ पर ये आपका सेकंड कैटेगरी है। अब थर्ड कैटेगरी देख लेते हैं दोस्तों, विच इज कॉल्ड हाफ कंट्रोल रेक्टिफायर। अगेन द नेम सजेस्ट हाफ कंट्रोल। तो यहाँ पर वी नॉट कैन बी कंट्रोल्ड इन हाफ रेंज। ये अभी देखिए दोस्तों, जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे आगे अपने डिस्कशन को तो आपको समझ में आ जाएगा कि अनकंट्रोल्ड या फुल कंट्रोल्ड या फिर हाफ कंट्रोल्ड, हाफ रेंज क्या होता है। यू कैन इजीली अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ द वेव फॉर्म्स, ओके। तो हम उसको डिटेल में आगे उसकी चर्चा करेंगे। तो सेकंड पॉइंट में हम देख लेते हैं यहाँ पर कि वी नॉट यहाँ पर भी डिपेंड करता है वी एस मतलब सोर्स वोल्टेज पर, और
फायरिंग एंगल पर, ठीक है। और एससीआर और डायोड यहाँ दोनों मिक्स यूज करते हैं, क्योंकि ये हाफ कंट्रोल्ड है तो यहाँ पर डायोड और रेक्टिफायर्स दोनों यूज किए जाते हैं। इसी तरह से सिंगल फेज और थ्री फेज इनकी कैटेगरी में आप फुल वेव में ब्रिज रेक्टिफायर है, और आपका थ्री फेज में आपका फुल वेव रेक्टिफायर है, दिस इज अगेन ब्रिज रेक्टिफायर केस, ठीक है। तो ये आपका कैटेगरीज हो गई, ओके। अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड में हम देख लेते हैं रेक्टिफायर क्लासिफिकेशन। एक तरीके से और किया जा सकता है रेक्टिफायर को, अभी मैंने आपको बताया था कि उनके ब्रिज मतलब उनके डायोड और एससीआर के बेसिस पे कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से बनाते हैं। इसी तरीके से रेक्टिफायर का क्लासिफिकेशन एक पल्स के बेसिस पे भी हो सकता है। मतलब पल्स से मतलब ये, जैसे कि आप, मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊं, देखिए आप ये वेवफॉर्म देखना है, ऊपर वाली वेवफॉर्म में देखिए ये एक सिंगल साइन वेव है, मतलब एक साइकिल हुआ है इसका, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट साइकिल ये दिखाया है, तो फर्स्ट साइकिल है ये, तो ये इनपुट वेव है, सिर्फ मतलब इनपुट वेव है, ये इनपुट वेव है। तो यहाँ पर इसके एक साइकिल में आउटपुट के कितने वेव पल्स आ रही हैं, तो यहाँ पर आप इजीली देख सकते हैं। देखिए ये आउटपुट वोल्टेज है सेकंड वाली वेवफॉर्म में, तो इसमें आउटपुट की एक साइकिल में इसकी दो वेवफॉर्म आ रही है, मतलब दो पल्सेस आ रही हैं, ओके। तो इसका मतलब हो गया n इज इक्वल टू 2, मतलब यहाँ नंबर ऑफ पल्सेस 2 है, मतलब इनपुट की एक साइकिल में आउटपुट की दो पल्सेस है। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी क्या हुई, डबल हो गई, ओके। मतलब टाइम पीरियड इसका हाफ हो गया। तो एफ नॉट का मतलब है आउटपुट फ्रीक्वेंसी एंड एफ आई का मतलब है इनपुट फ्रीक्वेंसी, ओके। तो इनपुट फ्रीक्वेंसी अगर हम नॉर्मली 50 हर्ट्ज से लेते हैं, तो इनपुट फ्रीक्वेंसी अगर 50 हर्ट्ज से लेंगे तो उस केस में क्या होगा आपका, ये एन अगर टू पल्स का है तो वहां पर उसकी आउटपुट की फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज हो जाएगी, सिंपल तरीके से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया था पल्सेटिंग डीसी था ये, तो यहाँ पर दो पल्सेज आ रही हैं, तो ये टू पल्स कन्वर्टर हो गया। आप देखिए यहाँ पर ये जो ब्लॉक डायग्राम आप देख सकते हैं कि अगर इनपुट फ्रीक्वेंसी आप देंगे एन पल्स कन्वर्टर में, तो आउटपुट की फ्रीक्वेंसी एन टाइम्स इनपुट फ्रीक्वेंसी हो जाती है। तो यहाँ पर जैसे आपने देखा, यहाँ पर ये जो था एफ आई था और ये एफ नॉट था, ठीक है। तो एफ नॉट इज इक्वल टू एन इंटू एफ आई, तो एन की वैल्यू यहाँ पर 2 हो गई, क्योंकि एक साइकिल में दो पल्सेज है। तो नंबर ऑफ पल्सेज आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब इसमें एक चीज और ध्यान रखने की दोस्तों, इसको आगे हम डिस्कस करेंगे, नंबर ऑफ पल्सेस इन वी नॉट ऑफ थ्री फेज सेमी कन्वर्टर। सेमी कन्वर्टर के केस में थोड़ा सा आपको ये दो चीजें अभी मैं यहाँ पर जैसे मैंने नोट की आपको दिखा रहा हूँ कि ये नंबर ऑफ पल्सेस 6 हो सकती हैं अगर अल्फा की वैल्यू 60 डिग्री से कम है, मतलब फायरिंग एंगल अगर 60 डिग्री से कम है तो वहां पर नंबर ऑफ पल्स 6 आती हैं, ओके, आउटपुट में। इसी तरह अगर अल्फा की वैल्यू 60 डिग्री से ज्यादा है तो यहाँ पर नंबर ऑफ पल्सेस जो होती हैं वो 3 होती हैं, ओके। तो ये सब चीजें आगे डिटेल में मैं आपको जानकारी दूंगा जब मैं एक एक करके सारे रेक्टिफायर्स को डिटेल में आपको समझाऊंगा, ओके। तो ये आपका था रेक्टिफायर्स का क्लासिफिकेशन। अब देख लेते हैं टाइप्स ऑफ लोड्स। तो दोस्तों हमने अभी तक देखा हमने रेक्टिफायर्स को किस तरह से क्लासिफाई किया जाए, उनकी एप्लीकेशंस क्या है, ठीक है, और उनकी क्या नीड है। अब देख लेते हैं हम जो लोड्स होते हैं रेक्टिफायर, मतलब आउटपुट साइड पे जो लोड हम अप्लाई करते हैं उनकी कौन कौन सी कैटेगरीज होती है। तो बेसिकली दोस्तों यहाँ पर टाइप ऑफ लोड्स, यहाँ पर दो तरीके के लोड्स होते हैं, एज वी कैन सी हियर। नंबर वन इज कॉल्ड वोल्टेज स्टिप लोड एंड नंबर टू इज कॉल्ड करंट स्टिप लोड। तो ये चीजें जो थोड़ा सा समझने की है। हालांकि ये वोल्टेज स्टिप लोड और ये करंट स्टिप लोड, ये दोनों टर्म्स के मैं कई बार डिस्कशन कर चुका हूँ। जब मैंने आपको शुरू में डीसी टू डीसी कन्वर्टर्स पढ़ाए थे, जब चॉपर्स के बारे में डिटेल में बताया था, तब मैंने ये लोड्स के बारे में थोड़ी डिस्कशन की थी। तो दोस्तों उसको एक बार फिर से देख लेते हैं। वोल्टेज स्टिप लोड का मतलब सीधा सीधा ये होता है जहां पर वोल्टेज चेंज नहीं होता, मतलब वोल्टेज रिमेन्स ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट, ओके। और करंट स्ट्रिप लोड में भी यही होता है, करंट वहां पर चेंज नहीं होती। तो देखिए अब मैं पहले बात करता हूँ वोल्ट स्ट्रिप लोड की। तो वोल्ट स्ट्रिप लोड वो होते हैं जहां पर वोल्टेज और करंट की वेवफॉर्म सिमिलर होती हैं। वी नॉट एंड आई नॉट आर सिमिलर इन वेवफॉर्म शिप्स, ओके। दैट इज वी नॉट एंड आई नॉट विल हैव पीक वैल्यूज एट सेम टाइम इंस्टेंट। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका रजिस्टिव लोड है, ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है छोटे अर्ली क्लासेस में कि रेजिस्टेंस, प्योर रेजिस्टेंस के केस में वोल्टेज और करंट जो है सेम फेज में होते हैं। तो वही चीज है यहाँ पर। तो वोल्टेज स्ट्रिप लोड में आपकी वोल्टेज और करंट जो है उनकी मैक्सिमम वैल्यू सेम टाइम पे अगर होती है, एक साथ जीरो होते हैं, ओके, एक साथ नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पर भी वही चीज है कि जो प्योर रेजिस्टिव लोड है या फिर आर ई लोड, आर ई का मतलब आर एंड बैटरी, ओके, जहाँ पर रेजिस्टेंस और बैटरी सीरीज में लगे हो, तो यहाँ दो कैटेगरीज आ जाती हैं। तो ये लोड्स कहलाती है वोल्टेज स्ट्रिप लोड। तो यहाँ देखिए आर अगर लोड है, अब यहाँ आर या लोड है, तो वहाँ पे आउटपुट पावर कैसे निकालते हैं। तो आउटपुट पावर निकालने के लिए वी ओ आर स्क्वायर अपॉन आर। ओ आर क्या है यहाँ पे, आरएमएस वैल्यू है, आउटपुट वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू है, वी ओ आर स्क्वायर अपॉन आर, ओके। एंड दैट इज ऑल्सो इक्वल टू आई स्क्वायर आर। तो ये हमने अर्लियर क्लासेस में फॉर्मूले पहले ही पढ़ रखे हैं। तो ये यहाँ यूज होगा। प्योर रेजिस्टेंस के केस में आउटपुट पावर इज इक्वल टू वी नॉट वी ओ आर स्क्वायर अपॉन आर या फिर आई ओ आर स्क्वायर अपॉन आर। तो ये आरएमएस वैल्यूज कहलाती हैं दोस्तों। ये जो है आपकी आर फॉर आरएमएस एंड वी नॉट आई नॉट मींस आउटपुट वोल्टेज एंड आउटपुट करंट। इसी तरह आर ई लोड है अगर, तो आर ई लोड के केस में आउटपुट पावर, अब यहाँ पर चूंकि दो एलिमेंट है, एक रेजिस्टेंस और एक बैटरी है, तो रेजिस्टेंस के केस में तो आपकी ये पावर हो जाएगी जो मैंने आपको बताई आरएमएस वैल्यू की मदद से। ये देखिए
जैसे आई ओ स्क्वायर आर लिखा है, तो यहाँ पर आई ओ आर जो है वो आपकी आरएमएस वैल्यू है, प्लस जो बैटरी है, बैटरी के केस में क्या होगा, पावर पावर ई इंटू आई नॉट। ई क्या है, बैटरी का वोल्टेज सोर्स की वैल्यू, और आई नॉट यहाँ पर एवरेज वैल्यू ली गई है दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों ये चीज यहाँ ध्यान रखने की है कि आउटपुट पावर जब आप निकालेंगे, और अगर आपका आर ई लोड है तो वहां पर ई आई नॉट प्लस आई ओ स्क्वायर आर इंटू आर के बराबर होगा। तो यहाँ पर ये जो आई नॉट है वो एवरेज वैल्यू है, लेकिन ये जो सेकंड टर्म है जिसमें आई ओ आर स्क्वायर लिखा है, तो यहाँ पर ये आरएमएस वैल्यू ली गई है। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। और ये आगे जितने भी इक्वेशन लिखी जाएंगी उनमें यही आपकी टर्मिनोलॉजी यूज होगी। अब देख लेते हैं करंट डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। तो करंट डिस्ट्रीब्यूटेड लोड होते हैं जहां पर वोल्टेज और करंट के बीच में ये सिमिलरिटी रिलेशन नहीं होता, मतलब वोल्टेज और करंट जो है डिफरेंट होते हैं वेव शेप्स में। वी नॉट और आई नॉट विल हैव पीक वैल्यूज एट डिफरेंट इंस्टेंट। तो आप पहले तो ये जान लीजिए करंट डिस्ट्रीब्यूटेड होती है जिनमें हमेशा इंडक्टेंस होगा। कोई भी ऐसा लोड जिसमें इंडक्टेंस है तो इसका मतलब वो सीधी सीधी पहचान है करंट डिस्ट्रीब्यूटेड लोड की। तो यहाँ पर ये जितने भी लोड होते हैं जिनमें इंडक्टेंसेज हैं, जैसे फॉर एग्जांपल प्योर इंडक्टेंस अपने आप में एक करंट डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, या फिर आरएल लोड हो गया जिसमें रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस सीरीज में, या फिर थर्ड कैटेगरी होती है आरएलई, मतलब रेजिस्टेंस इंडक्टेंस और बैटरी। तो ये आरएलई लोड कहलाते हैं। तो यहाँ तीन एग्जाम्पल हो गए, प्योर इंडक्टेंस, आरएल लोड एंड आरएलई लोड, ठीक है। तो यहाँ पर इंडक्टेंस की वैल्यू काफी ज्यादा होती है, करंट की वैल्यू मतलब इंडक्टेंस जैसे हाई होगा तो उस केस में क्या होगा, करंट जो इंडक्टेंस की प्रॉपर्टी होती है, करंट कैन नॉट चेंज इंस्टेंटेनियसली थ्रू एन इंडक्टेंस। तो आपको यहाँ पर अगर इंडक्टेंस अगर लार्ज रखते हैं तो वहां पर करंट ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगी। तो आउटपुट वोल्टेज निकालने के लिए क्या करते हैं, सॉरी आउटपुट पावर निकालने के लिए आप क्या करते हैं, वी नॉट इंटू आई नॉट मीन दीज एवरेज वैल्यूज, ठीक है। वी नॉट और आई नॉट यहाँ पर दोनों एवरेज वैल्यूज हैं, ठीक है। तो ये था आपके टाइप्स ऑफ लोड्स, ठीक है। अब देख लेते हैं हम एज्यूम्शंस। अब एज्यूम्शंस का मतलब है जब आप एसी डीसी कन्वर्टर्स की एनालिसिस की बात करते हैं दोस्तों, तो जितनी भी मैं एनालिसिस करूंगा, जितने भी सर्किट्स की एनालिसिस करूंगा, उसमें कुछ एज्यूम्शंस यूज होंगे। तो उसमें से तीन एज्यूम्शंस मेन है। नंबर वन एज्यूम्शन इज दैट वीएस मींस जो आपका सोर्स वोल्टेज है दैट इज एज्यूम टू बी प्योर साइनसॉइडल, माइंड यू, ठीक है। प्योर साइनसॉइडल का मतलब उसमें कोई हार्मोनिक कंपोनेंट नहीं है, ओके। सेकंड कैटेगरी है डिवाइसेस आर एज्यूम्ड टू बी आइडियल, ठीक है। आइडियल का मतलब ये है दोस्तों, जैसे आप डायोड ले रहे हैं तो आइडियली डायोड इज शॉर्ट सर्किट इन फॉरवर्ड बायसिंग, और रिवर्स बायसिंग में ये ओपन सर्किट हो जाता है, ठीक है। या फिर हम उसको दूसरी तरह से भी कह सकते हैं, तो कंडक्शन मोड में जो होता है वी ऑन, मतलब आउट जो वोल्टेज होता है, जैसे मैंने आपको बताया जीरो हो जाता है, जीरो वोल्टेज, जीरो का मतलब है जब डिवाइस ओपन है तो उसमें वोल्टेज की वैल्यू जो होगी जीरो, नॉन जीरो होगी, और जब डिवाइस ऑन है, ठीक है, तो वहां पर जो ऑन वोल्टेज होता है वो जीरो होता है, मतलब शॉर्ट सर्किट हो जाती है। ब्लॉकिंग का मतलब है दोस्तों वहां पर करंट ब्लॉक हो गई है, मतलब ऑफ ऑफ स्टेट में, ब्लॉकिंग मतलब ऑफ स्टेट में करंट की वैल्यू जीरो होती है, ठीक है, आइडियल केस में। और अगर प्रैक्टिकल केस होगा तो वहां पर जो प्रैक्टिकली कुछ लीकेज करंट फ्लो होती है, तो हम यहाँ पर आइडियल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर डिवाइसेस सारी आइडियल ली गई, मतलब ऑन 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 के टाइम पे वोल्टेज जीरो होगा, ऑफ के टाइम पे करंट जीरो होगी। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज स्विचिंग के टाइम पर, जैसे कि हम देखते हैं कि जो आप जब स्विच करते हैं किसी एससीआर को या किसी भी डिवाइस को, कोई भी डिवाइस हो सकती है, इट कुड बी मॉसफेट, बीजेटी, एससीआर, तो वहां पर स्विचिंग के टाइम पे हम कुछ यूज करते हैं टाइम, ओके। जो स्विचिंग टाइम पे हमारे एक तो रिवर्स रिकवरी टाइम होता है टीआरआर, और दूसरा सर्किट टर्न ऑफ टाइम होता है। ये दोनों टाइम आपके आइडियल केस में जीरो मान जाएंगे, मतलब विद इन नो टाइम द सर्किट गेट स्विच्ड ऑन एंड स्विच्ड ऑफ। तो ये आपकी तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है, जो हमें ध्यान रखनी है जब डिवाइस आइडियल होती है। तो उस केस में ये तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है, ऑन वोल्टेज जीरो, ऑफ करंट जीरो, और रिवर्स रिकवरी टाइम एंड सर्किट टर्न ऑफ टाइम आर जीरो। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट assumption is that load parameters are assumed to be constant, मतलब लोड के पैरामीटर्स चेंज नहीं हो रहे हैं, ठीक है। लोड के पैरामीटर्स में जैसे किसी लोड में इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस है तो आर और एल की वैल्यू जो होंगी वो कांस्टेंट रहेंगी फॉर एग्जांपल। तो ये आपके एज्यूम्शंस थे। तो दोस्तों अब देख लेते हैं हम सबसे पहला जो सर्किट है जिसको बोलते हैं सिंगल फेज हाफ वेव अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर। ये मतलब ये जो सिंगल फेज एसी टू डीसी कन्वर्टर का सबसे बेसिक सर्किट है, ठीक है। तो इस फर्स्ट सर्किट से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, सिंगल फेज हाफ वेव अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर। तो ये फर्स्ट केस है जिसमें आप देख रहे हैं यहाँ पर एक डायोड लगाया हुआ है, एक रेजिस्टेंस है यहाँ पर, ये यहाँ पर वोल्टेज सोर्स लगा रखा है विच इज प्योर साइनसॉइडल। ये जैसे मैंने आपको एज्यूम्पशन बताया डायोड आइडियल है, रेजिस्टेंस की वैल्यू कांस्टेंट है, यहाँ प्योर साइनसॉइडल वेव है आपकी, ओके। और यहाँ पर देखिए आपको पोलैरिटीज दिखाई गई हैं, डायोड जैसे रेड कलर में आप देख रहे हैं करंट के डायरेक्शन और कुछ वोल्टेज की पोलैरिटी दिखाई गई, तो ये सारी पॉजिटिव मानी जाएंगी, ठीक है। और ये लोड के अक्रॉस मैंने टर्मिनल लिख रखे हैं एक्स और वाई, मतलब यहाँ आउटपुट वोल्टेज एक्स विद रेस्पेक्ट टू वाई लिया गया है, ठीक है। आई नॉट जो वो ए से एक्स की तरफ जा रही है, मतलब डायोड अगर फॉरवर्ड बायस है तो करंट इसमें ए से एक्स की तरफ जाएगी। इसी तरीके से ये आई नॉट जो है सर्किट में फ्लो कर रही है इस लूप में, ठीक है।
तो अब इसको देखते हैं कि इफ डायोड इज ऑन, अगर यहाँ पर डायोड ऑन होगा, तो जब डायोड ऑन होता है तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब ये शॉर्ट हो जाएगा तो मतलब ए और एक्स सेम टर्मिनल हो जाएंगे, मतलब पूरा वोल्टेज जो होगा वो आपका आर के अक्रॉस आ जाएगा। मतलब वी कैन से आर इंटू आई नॉट इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो ये आपका एक सिंपल इक्वेशन हो गई केवीएल। अब इस केवीएल इक्वेशन की मदद से आप करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं, मतलब आई नॉट इज इक्वल टू वी एम अपॉन आर इंटू साइन ओमेगा टी। और v की वैल्यू क्या है, वी एम साइन ओमेगा टी। तो दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हैं वोल्टेज और करंट दोनों ही इक्वेशंस में सिमिलरिटी है, मतलब दोनों ही साइन वेव है। ठीक है, तो जैसा मैंने आपको बताया था ये आपका कैसा है, ये वोल्टेज स्टिप लोड है। तो वोल्टेज स्टिप लोड के केस में वोल्टेज और करंट वेव जो होती है वो सेम होती है। अब ये देखिए कंडक्शन टाइम क्या होता है, ये मैं अभी वेव फॉर्म में आपको बताता हूँ। अभी मैं थोड़ा यहाँ लिखा हुआ है गामा कंडक्शन एंगल होता है, कंडक्शन टाइम जो होता है वो गामा डी कहलाता है। डी यहाँ पर डिवाइस डायोड है। ठीक है, तो डायोड कितने टाइम के लिए कंडक्ट करता है उसको हम बोलते हैं कंडक्शन टाइम। तो देख लेते हैं इसको। एक तो ये आपका गामा डी विच इज इक्वल टू पाई। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, आई नॉट इज मैक्सिमम ओमेगा टी इक्वल टू पाई बाई टू। आप यहां से देख सकते हैं इसी इक्वेशन में। दोस्तों इसी इक्वेशन में देखिए आई नॉट की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब साइन ओमेगा टी की वैल्यू 1 हो, तो ओमेगा टी मतलब 90 डिग्री होना चाहिए। इस समय आई नॉट की वैल्यू वी एम अपॉन आर के बराबर हो जाएगी। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है। तीसरी इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है पीआईवी विच इज कॉल्ड पीक इनवर्स वोल्टेज। तो पीक इनवर्स वोल्टेज जो है वो डायोड के अक्रॉस, मतलब मैक्सिमम रिवर्स केस में कितना वोल्टेज अप्लाई होगा, विच इज कॉल्ड वीएम। ओके, तो ये मैक्सिमम वोल्टेज जो रिवर्स बायस कंडीशन में इसके अक्रॉस अप्लाई हो विच इज कॉल्ड वीएम। ओके, पीआईवी। एवरेज आउटपुट वोल्टेज निकालने के लिए क्या करेंगे, वी नॉट इज इक्वल टू 1/2 पाई इंटीग्रल 0 to पाई वी एम साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी। अब देखिए ये इसको इंटीग्रेट किया है हमने। ठीक है, तो जैसे हम एवरेजिंग करते हैं, इंटीग्रेशन कैसे इसका करेंगे, तो 0 से पाई के बीच में। अब देखिए यहाँ पर इस इंटीग्रेशन को करने के लिए आपको बेसिक पता होना चाहिए। देखिए साइन ओमेगा टी का जो इंटीग्रल होता है वो माइनस कॉस ओमेगा टी होता है, और लिमिट्स हमने रखी हुई है यहाँ पर 0 से पाई। तो जब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो ये आ जाएगा वी एम अपॉन 2 पाई 1+1। ठीक है, कॉस पाई और ये कॉस जीरो। ठीक है, तो ये इस तरीके से वैल्यूज पुट करेंगे, यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी वी एम अपॉन 2 पाई, और टू ये कट गया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो वी एम वी नॉट की वैल्यू हो जाएगी वी एम अपॉन पाई के बराबर, और आई नॉट की वैल्यू हो जाएगी वी नॉट अपॉन आर, जैसा हमने यहाँ पर देखा अभी। तो इस फॉर्मूले से आप वी नॉट अपॉन आर तो वी एम अपॉन पाई आर लिख सकते हैं। तो आई नॉट इज इक्वल टू वी एम अपॉन पाई आर, और वी नॉट इज इक्वल टू वी एम अपॉन पाई। तो दीज टू इक्वेशन आर इंपॉर्टेंट। अब ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया पिछला कि अब ये आपका वोल्टेज स्टिप लोड है। तो दोस्तों वोल्टेज स्टिप लोड है, तो वोल्टेज स्टिप लोड में आप आउटपुट पावर कैसे निकालेंगे, अभी मैंने आपको समझाया था वी ओ आर स्क्वायर अपॉन आर से। ठीक है, तो इसमें वी ओ आर स्क्वायर निकालने के लिए पहले तो आर एम एस वैल्यू निकालेंगे। तो आर एम एस वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, रूट मीन स्क्वायर के लिए पहले स्क्वायर करते हैं। तो हमारी जो वोल्टेज की इक्वेशन थी वी एम साइन ओमेगा टी, उसको मैंने स्क्वायर किया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये आर एम एस वैल्यू और एवरेज वैल्यू की जानकारी होगी, आप इसको कैलकुलेट करना जानते होंगे। तो मैं यहाँ पर वी नॉट वी ओ आर स्क्वायर का मैंने डायरेक्ट इक्वेशन का 1/2 पाई इंटीग्रल 0 to पाई वी एम स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी ओमेगा टी। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, साइन स्क्वायर ओमेगा टी उसको ट्रिग्नोमेट्री के मदद से हम इसको cos 2 ओमेगा टी के फॉर्म में लिख देंगे, जैसे कि हम करते हैं मैथमेटिक्स में, जिससे हमारा इंटीग्रेशन आसान हो जाए। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, ओमेगा टी माइनस साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2। ठीक है, इन द लिमिट 0 to पाई। अब जब इसको सॉल्व करेंगे, ये लिमिट्स को हम प्लेस करेंगे, तो आपके पास आ जाएगा वी ओ आर स्क्वायर इज इक्वल टू वी एम स्क्वायर अपॉन 4 पाई ब्रैकेट पाई माइनस जीरो। तो फाइनली यू आर गेटिंग वी ओ आर इज इक्वल टू वी एम अपॉन टू। ओके, वी एम अपॉन टू, और यू कैन से आई ओ आर इज इक्वल टू वी नॉट आर अपॉन आर, मीन्स दिस इज कॉल्ड सप्लाई करंट। तो ये आपका सप्लाई करंट के बराबर हो जाएगा आई ओ आर। ठीक है, क्योंकि आउटपुट करंट और सप्लाई करंट बराबर है, यहाँ पे सीरीज सर्किट है। और पी नॉट की वैल्यू आप निकाल लेंगे, ऊपर वाली वैल्यू से आप प्लेस करके यहाँ पे इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो पी नॉट की वैल्यू जाएगी वी एम स्क्वायर अपॉन 4 आर। ओके, क्योंकि वी ओ आर की वैल्यू वी एम अपॉन 2 के बराबर है, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये अब ये देख लेते हैं, इसका वेव फॉर्म देख लेते हैं। ये देखिए इसका वेव फॉर्म है, ये मैंने दोबारा से वैल्यूज यहाँ पर साइड में रखी हूँ दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये 4 वेव फॉर्म्स दिखाई गई हैं। सबसे ऊपर जो वेव फॉर्म हमने दिखाई है दोस्तों, ये आपकी प्योर साइन वेव है, मतलब विच इज सोर्स। ठीक है, सोर्स की वेव फॉर्म है ये आपकी जो दिख रही है यहाँ पर 0 से पाई तक ये पॉजिटिव हाफ है, और पाई से 2 पाई तक नेगेटिव हाफ है। ठीक है, अब देखिए ये वाली जो वेव फॉर्म है, ये नेक्स्ट वाली वेव फॉर्म है, ये आउटपुट वोल्टेज है। ये आउटपुट वोल्टेज है, आउटपुट के अक्रॉस वोल्टेज जो आ रहा है। तो जब डायोड फॉरवर्ड बायस होगा तो आपका शॉर्ट हो जाएगा, तो पूरा वोल्टेज आउटपुट पर आ जाएगा। तो ये देखिए पॉजिटिव हाफ यहाँ पर ये आपका अपियर हो रहा है, इसकी वैल्यू वही रहेगी जो आपका मैक्सिमम वैल्यू, तो मींस पिक वैल्यूज पीएम। अब पाई से 2 पाई के बीच में डायोड रिवर्स बायस हो रहा है, तो वहां पर क्या होगा, डायोड ओपन सर्किट हो जाएगा, डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो जैसे ही डिस्कनेक्ट हो गया तो उस सर्किट में करंट जीरो हो जाएगी।
जब करंट जीरो हो जाएगी तो आउटपुट वोल्टेज भी जीरो हो जाएगा। तो देखिए इस वाले पोर्शन में पाई से 2 पाई के बीच में वोल्टेज जीरो हो चुका है, ठीक है। अब उसके बाद 2 पाई से अगेन जो आपकी नेक्स्ट साइकिल आएगा उसमें उसमें फिर से डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, तो फिर यही चीज रिपीट होगी। ओके, तो देखिए फिर से यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज यहाँ पर इनपुट वोल्टेज के बराबर हो गया। इसी तरीके से आई नॉट, तो जैसे मैंने आपको बताया चूंकि ये आपका प्योर स्ट्रिप लोड कैसा है, वोल्टेज स्ट्रिप लोड है, तो वोल्टेज स्ट्रिप लोड में वोल्टेज और करंट की जो वेवफॉर्म्स होती हैं एग्जैक्टली सिमिलर होंगी। ये देखिए ये वाली वेवफॉर्म और ये वेवफॉर्म दोनों सिमिलर है, ठीक है, दोनों के पीक एक साथ आ रहे हैं, बस वैल्यू जो उनकी पीक वैल्यू है उसमें फर्क आएगा, मैग्नीट्यूड में फर्क आ जाएगा, क्योंकि ये वी एम है और ये वी एम अपॉन आर है, तो आर की वैल्यू के हिसाब से इसका पीक वैल्यू आएगा, पहली चीज। दूसरी चीज डायोड, अब डायोड को देखिए, डायोड के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा, जब डायोड हमारा कंडक्ट कर रहा है, तो डायोड कंडक्ट कहां से कहां तक कर रहा है, जीरो से पाई, मतलब डायोड जो है हमारा कंडक्ट कर रहा है फर्स्ट पॉजिटिव हाफ में, तो पॉजिटिव हाफ में जब डायोड कंडक्ट करता है तो मैंने आपको बताया डिवाइस आइडियल है, तो वहां पर ऑन वोल्टेज मतलब ऑन टाइम के टाइम पे उसका वोल्टेज जीरो होगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, मैं देखिए सर्किल कर रहा हूँ, ये ऑन टाइम पर वोल्टेज इसका जीरो हो गया है, डायोड का वोल्टेज यहाँ पर जीरो हो गया है, ठीक है। अब ये बोल यहाँ पर ये यहाँ से यहाँ तक कंडक्ट कर रहा है, तो देखिए दोस्तों मैंने आपको दिखाया था यहाँ पर ये कहलाता है गामा डी, जो जितने टाइम डायोड कंडक्ट करता है उतने टाइम को हम कहते हैं कंडक्शन टाइम। तो कंडक्शन टाइम यहाँ कहाँ से कहाँ तक का, जीरो से पाई तक का, तो इसको आप ओमेगा टी की टर्म्स में कैलिब्रेट कर सकते हैं। तो बेसिकली जो पाई वैल्यू है वो गामा डी की वैल्यू जो है वो पाई के बराबर है, ठीक है। यहाँ पर मैंने ये पिछले स्लाइड में मेंशन भी किया था। अच्छा, नेगेटिव हाफ में क्या है, डायोड चूंकि ओपन सर्किट हो चुका है, तो आउटपुट जो है वो इनपुट से डिस्कनेक्ट हो चुका है, तो अब डायोड के अक्रॉस पूरा वोल्टेज आ जाएगा, क्योंकि डायोड ओपन हो चुका है, तो वहां पर जो है आपके डायोड के अक्रॉस नेगेटिव हाफ वाला वोल्टेज अपीयर होगा। तो आप यहाँ दोस्तों ये देख सकते हैं, ये जो नेगेटिव हाफ है वेव फॉर्म का वो डायोड के अक्रॉस अपीयर हो रहा है। तो इस तरीके से आप इस वेव फॉर्म को एनालिसिस कर सकते हैं। अब ये जितने भी यहाँ पर वेव फॉर्म्स हैं ये वोल्टेज स्ट्रिप लोड के लिए मैंने यहाँ पर दिखा रखी है, ठीक है। ये सारी इक्वेशंस आपकी साइड में लिखी हुई हैं। तो ये दोस्तों हमारा आज का जो डिस्कशन था वो सिंगल फेज हाफ वेव अनकंट्रोल रेक्टिफायर पे था। अब अगले जो स्लाइड होंगी उसमें मैं आपको प्योर इंडक्टिव आरएल लोड और जितनी तरीके के लोड मैंने आपको बताए हैं उन सब के बारे में एक एक करके डिस्कस करूंगा। तो दोस्तों आज का डिस्कशन मैं यही खत्म कर रहा हूँ, और इसमें दोस्तों आपको मेरे वीडियो में कुछ अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके कोई कमेंट्स हो उन पर फीडबैक दीजिए, तो मैं दोस्तों और सुधार करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, जय श्री राम।